नमस्कार। यूट्यूब के विश्व भारती चैनल में क्लास 9th के बच्चों का हार्दिक अभिनंदन है। अभी मैं गद्य खंड जाबिर हुसैन द्वारा रचित सांवले सपनों की याद शीर्षक पाठ पर प्रकाश डाल रहा हूँ। पहले मैं शीर्षक के बारे में और लेखक के बारे में थोड़ा सा संक्षिप्त विवरण दूंगा। उसके बाद पुनः मैं पाठ पर चला आऊँगा। पाठ का लाइन बाय लाइन मैं लेकर नहीं चलूँगा। पाठ को अपने अनुसार कुछ संक्षिप्त किया हूँ, ध्यान देंगे। प्रस्तुत पाठ जून 1987 में प्रसिद्ध पक्षी विज्ञानी सालिम अली की मृत्यु के तुरंत बाद डायरी शैली में लिखा गया संस्मरण है। सालिम अली की मृत्यु से उत्पन्न दुख और अवसाद को लेखक ने सांवले सपनों की याद के रूप में व्यक्त किया है। सांवले सपनों की याद एक रहस्यात्मक शीर्षक है। इसे पढ़कर पाठक जिज्ञासा से आतुर हो जाता है कि कैसे सपने, किसके सपने, कौन से सपने, ये सपने सांवले क्यों हैं, कौन इन सपनों की याद में आतुर है। सांवले सपने मनमोहक इच्छाओं के प्रतीक हैं। ये सपने प्रसिद्ध पक्षी प्रेमी सालिम अली से संबंधित हैं। सालिम अली जीवन भर सुनहरे पक्षियों की दुनिया में खोए रहे। वे उनकी सुरक्षा और खोज के सपनों में खोए रहे। ये सपने हर किसी को नहीं आते। हर कोई पक्षी प्रेम में इतना नहीं डूब सकता। इसलिए आज जब सालिम अली नहीं रहे तो लेखक को उन सांवले सपनों की याद आती है जो सालिम अली की आंखों में बसते थे। यह शीर्षक सार्थक तो है किंतु गहरा रहस्यात्मक है। चंदन की तरह घिस घिस कर इसके अर्थ तथा प्रभाव तक पहुंचा जा सकता है। सांवले सपनों की याद एक व्यक्ति चित्र है। इसमें प्रसिद्ध पक्षी प्रेमी सालिम अली के व्यक्तित्व का प्रभाव चित्र खींचा गया है। सुनहरे पक्षियों के पंखों पर सांवले सपनों का एक झुंड सवार है। वह मौत की मौन वादी में जा रहा है। सालिम अली उसमें सबसे आगे हैं। वे सैलानी कहते हैं यात्री जो घुमक्कड़ होते हैं। वे सैलानियों की तरह पीठ पर बोझ लादे अंतहीन यात्रा पर चल पड़ते हैं। अंतहीन यात्रा मतलब जिस यात्रा पर निकलने के बाद पुनः वापस नहीं आया जाता, वह यात्रा अंतहीन यात्रा है। वे सैलानियों की तरह पीठ पर बोझ लादे अंतहीन यात्रा पर चल पड़ते हैं। इस बार तो वे मानो शहर की भीड़ भरी जिंदगी से आखिरी बार चले हैं। कोई उन्हें वापस नहीं लौटा सकता। मानो वे कोई पक्षी हो जो मौत की गोद में जा बसे हों। सालिम अली इस बात से क्षुब्ध थे कि लोग पक्षियों को आदमी की नज़र से देखते हैं। लोग जंगलों, पहाड़ों, झरनों को भी आदमी की नज़र से देखते हैं, परंतु कोई आदमी पक्षियों की आवाज़ का मधुर संगीत सुनकर अपने मन में रोमांच मतलब प्रसन्नता
अनुभव नहीं कर सकता। पता नहीं कब कृष्ण ने वृंदावन में रासलीला, गोप लीला, माखन लीला, बांसुरी वादन और वन विहार किया था, परंतु आज भी जब हम वृंदावन में यमुना का सांवला जल देखते हैं तो लगता है कि अभी कोई अचानक आकर बंसी बजाने लगा। सॉरी, अभी कोई अचानक आकर बंसी बजाने लगेगा। संगीत का जादू पूरी वाटिका पर छा जाएगा। वृंदावन कभी कृष्ण की बांसुरी के जादू से खाली नहीं हुआ। सालिम अली कमजोर काया वाले व्यक्ति थे। 100 वर्ष के होने में कुछ ही दिन शेष थे। लंबी यात्राओं ने उन्हें थका डाला था। शायद कैंसर के कारण मृत्यु को प्राप्त हुए, परंतु अंतिम सांस तक वे पक्षियों की तलाश और सुरक्षा में लगे रहे। उनकी आंखों पर चढ़ी दूरबीन मौत के बाद ही उतरी थी। सालिम की नजरों से दूर तक फैली धरती और झुके आकाश जैसा जादू था। उन्हें प्रकृति में एक हंसता खेलता रहस्य पसरा दिखाई देता था। उन्होंने अपनी दुनिया परिश्रम से बनाई थी। इसमें उनकी पत्नी तहमीना का भी योगदान था। सालिम अली एक बार प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह से मिले थे। वे केरल की साइलेंट वैली को रेगिस्तानी हवा के झोंकों से बचाना चाहते थे। चौधरी चरण सिंह गांव की मिट्टी में जन्मे थे, इसलिए वे सालिम अली की पर्यावरण सुरक्षा संबंधी बातें सुनकर भावुक हो उठे थे। आज ये दोनों व्यक्तित्व नहीं रहे। अब देखते हैं कि हिमालय और लद्दाख की बर्फीली जमीनों पर जीने वाले पक्षियों की चिंता कौन करेगा। सालिम अली की आत्मकथा का नाम है फॉल ऑफ द स्पैरो। फॉल ऑफ द स्पैरो। D.H. लॉरेंस की मृत्यु के बाद उनकी पत्नी फ्रीडा लॉरेंस ने प्रार्थना की गई कि फ्रीडा लॉरेंस से प्रार्थना की गई कि वे अपने पति के बारे में कुछ लिखें। फ्रीडा ने कहा, मेरे पति के बारे में मुझसे अधिक मेरी छत पर बैठने वाली गौरैया जानती है। लॉरेंस इतना खुला और सीधा सरल इंसान था। बचपन में गलती से सालिम अली के हाथों से एक गौरैया घायल हो गई थी। उस दिन से वे पक्षियों की खोज में रुचि लेने लगे। प्रकृति के रहस्यों को जानने के लिए वे एक से एक ऊंचाइयां छूने लगे, मानो वे प्रकृति के प्रतिरूप बन गए। सालिम अली निरंतर भ्रमणशील रहे, अखंड यायावर बने रहे। उनकी याद करके लगता है कि आज भी वे पक्षियों की खोज में निकले हैं और अभी गले में दूरबीन लटकाए खोजपूर्ण नतीजों के साथ लौट आएंगे। अब इस पाठ के प्रश्नोत्तर पर ध्यान दें। पहला प्रश्न है, किस घटना ने सालिम अली के जीवन की दिशा को बदल दिया और उन्हें पक्षी प्रेमी बना दिया। एक बार बचपन में सालिम अली की एयरगन से एक गौरैया घायल होकर गिर पड़ी। इस घटना ने सालिम अली के जीवन की दिशा को बदल दिया। वे गौरैया की देखभाल
सुरक्षा और खोजबीन में जुट गए। उसके बाद उनकी रुचि पूरे पक्षी संसार की ओर मुड़ गई। वे पक्षी प्रेमी बन गए। प्रश्न दूसरा है, सालिम अली ने पूर्व प्रधानमंत्री के सामने पर्यावरण से संबंधित किन संभावित खतरों का चित्र खींचा होगा कि जिससे उनकी आंखें नम हो गई थी? सालिम अली ने पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के सामने केरल की साइलेंट वैली संबंधी खतरों की बात उठाई होगी, जिससे उनकी आंखें, किनकी आंखें? प्रधानमंत्री की आंखें नम हो गई थी। तीसरा प्रश्न है, लॉरेंस की पत्नी फ्रीडा ने ऐसा क्यों कहा होगा कि मेरी छत पर बैठने वाली गौरैया लॉरेंस के बारे में ढेर सारी बातें जानती है? उत्तर इस प्रकार है तीसरा का, लॉरेंस की पत्नी फ्रीडा जानती थी कि लॉरेंस को गौरैया से बहुत प्रेम था। वे अपना काफी समय गौरैया के साथ बिताते थे। गौरैया भी उनके साथ अतरंग साथी जैसा व्यवहार करती थी। उनके इसी पक्षी प्रेम को उद्घाटित करने के लिए उन्होंने यह वाक्य कहा। चौथा प्रश्न है, आशय स्पष्ट करना है। चौथा का क, वो लॉरेंस की तरह नैसर्गिक जिंदगी का प्रतिरूप बन गए थे। चौथा का क का उत्तर इस प्रकार है, अंग्रेजी के कवि D.H. लॉरेंस प्रकृति के प्रेमी थे। उनका जीवन प्रकृतिमय हो चुका था। उन्हीं की भांति सालिम अली भी स्वयं को प्रकृति के लिए समर्पित कर चुके थे, यहाँ तक कि वे स्वयं प्रकृति के समान सहज, सरल, भोले और निश्चल हो चुके थे। यहाँ नैसर्गिक जिंदगी के प्रतिरूप के दो अर्थ हैं। पहला, प्रकृति में खो जाना, प्रकृतिमय हो जाना। दूसरा, प्रकृति के समान सहज, सरल हो जाना। चौथा का ख, आशय स्पष्ट करें। प्रश्न है, कोई अपने जिस्म की हरारत और दिल की धड़कन देकर भी उसे लौटाना चाहे तो वह पक्षी अपने सपनों के गीत दोबारा कैसे गा सकेगा? लेखक कहना चाहता है कि सालिम अली की मृत्यु के बाद वैसा पक्षी प्रेमी और कोई नहीं हो सकता। सालिम अली रूपी पक्षी मौत की गोद में सो चुका है। अतः अब अगर कोई अपने दिल की धड़कन उसके दिल से भर भी दे और अपने शरीर को हलचल उसके शरीर में डाल भी दे, तो भी वह पक्षी फिर से वैसा नहीं हो सकता, क्योंकि उसके सपने अपने ही शरीर और अपना ही धड़कन से उपजे थे। वे मौलिक थे। किसी और की धड़कन और हलचल सालिम अली के सपनों को पुनः जीवित नहीं कर सकती। आशय यह है कि उनके जैसा पक्षी प्रेमी प्रयासपूर्वक उत्पन्न किया जा सकता। चौथा का ग, सालिम अली प्रकृति की दुनिया में एक टापू बनने की बजाय अथाह सागर बनकर उभरे थे। इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। उत्तर इस प्रकार है, सालिम अली प्रकृति के खुले संसार में खोज करने के लिए निकले। उन्होंने स्वयं को किसी सीमा में कैद नहीं किया। वे एक टापू की तरह
किसी स्थान विशेष या पशु पक्षी विशेष से नहीं बंध गए। उन्होंने अथाह सागर की तरह प्रकृति में जो अनुभव किए, यानी जो अनुभव उनको आए उन्हें संजोया। उनका कार्य क्षेत्र बहुत विशाल था। सांवले सपनों की याद पाठ का सारांश देखें। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे उसको मैंने प्रकाश दे डाला। अब सांवले सपनों की याद पाठ का सारांश देखें। इस पाठ में लेखक जाबिर हुसैन जी ने पक्षी प्रेमी सालिम अली का संस्मरण करते हुए उनका व्यक्तित्व परिचय दिया है। लेखक ने बताया वो ठीक एक सैलानी की तरह अपने कंधों पर बोझ उठाए पलायन कर गए, परंतु यह उनका आखिरी पलायन था, यानी वे मृत्यु को प्राप्त हुए। वे प्रकृति में ठीक उस पक्षी की तरह विलीन हो गए जो आखिरी गीत गाने के बाद मौत की गोद में जा बसा हो। सालिम अली का मानना था कि लोग पक्षियों को आदमी की नजर से देखना चाहते हैं। लेखक ने वृंदावन का जिक्र करते हुए कहा है कि भले ही कृष्ण के बचपन की शरारतों को किसी ने नहीं देखा, कब उन्होंने घने पेड़ की छांवों में विश्राम किया और कब उन्होंने बांसुरी बजाई, यह कोई नहीं जानता। पर आज भी अगर कोई वृंदावन जाकर नदी के सांवले पानी को देखे तो वह कृष्ण की याद दिला देता है। आज भी वृंदावन कृष्ण की बांसुरी के जादू से खाली नहीं हुआ। उसी तरह सालिम अली को भी पक्षी प्रेमी के रूप में हरदम याद किया जाएगा। पूर्व समय की याद करते हुए लेखक ने बताया है कि वे उम्र की 100वें पड़ाव के करीब थे। यात्राओं की थकान ने उन्हें कमजोर कर दिया था और कैंसर जैसी जानलेवा मृत्यु उनके मौत का कारण बन गई। कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी उनकी मृत्यु उनके मौत का कारण बनी, परंतु एक बात स्पष्ट थी कि वे सब मिलकर उनकी आंखों से वह रोशनी छीनने में सफल नहीं हो पाई जो पक्षियों की तलाश और उनके हिफाजत के प्रति समर्पित थी। वे जीवन के एकांत क्षणों में भी वह दूरबीन के साथ पक्षियों को निहारते ही देखे गए। वे उन लोगों में से थे जो प्रकृति के प्रभाव में ना जाकर प्रकृति को अपने प्रभाव में लाती हैं। उन्होंने अपना जीवन साथी अपने स्कूल सहपाठी तहमीना को चुना, जिन्होंने हर लम्हे में उनका सहयोग दिया। धन्यवाद।